गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज इजराइल हमास जंग का 23वां दिन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमास के खिलाफ जंग दूसरे स्टेज पर पहुंच गई है और ये एक लंबा युद्ध होने वाला है। नेतन्याहू ने इसे इजराइल की स्वतंत्रता की दूसरी युद्ध करार दिया है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर जो जमीनी हमला है उसका दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के 450 ठिकानों पर हमला हुआ है। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हमास के ठिकानों पर लोकेशन को ट्रेस करके हमला कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में बड़ी संख्या में जो गाजा में रहने वाले आम लोग हैं वो मारे गए हैं। लगातार 8000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी अब तक गाजा पट्टी पर मौत हो चुकी है। जो इंटरनेशनल दबाव है उसके बढ़ने के बावजूद अभी तक इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी जो है गाजा पट्टी पर वो लगातार जारी है। गाजा में जो संकट है वो अब गहरा गया है। एक जबरदस्त मानवीय त्रासदी के तौर पर अब खड़ा हुआ है। गाजा में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से करीब 3300 नाबालिग हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे और छोटी उम्र के लोग हैं। मारे गए लोगों में 2000 से ज्यादा महिलाएं हैं और करीब 14 लाख लोग इस वक्त गाजा में बेघर हैं। कुल मिला के 20 लाख की आबादी है, 20 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी है, जिसमें से 14 लाख लोग अभी बेघर हैं। गाजा में फोन, इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो बिल्कुल बंद हैं। दुनिया से कटे हुए गाजा में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। गाजा पहुंच रही मदद जो है वो बेहद नाकाफी है। अब तक 84 ट्रक राहत सामग्री जो है वो गाजा पहुंची है। गाजा के अस्पतालों में ईंधन की बेहद कमी है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। 12 अस्पतालों को हर दिन 94,000 लीटर ईंधन चाहिए। ईंधन ना होने के कारण इलाज में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, ऐसा WHO ने कहा है। गाजा का गला घोटा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी ये बात कही है। लेकिन इन सब बातों का इजराइल के ऊपर कोई असर इस वक्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं गाजा में जारी इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ये तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं जो इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और लेबनान की हैं। यहां पर रोम, इटली में हजारों लोग इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे। रोम में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस नरसंहार को रोका जाए और फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। वहीं फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाजा में ना फोन काम कर रहे हैं और ना ही इंटरनेट, वहां के लोगों से बात भी नहीं हो पा रही है। हम सभी उनके साथ हैं और इजराइल को तुरंत हमले बंद करने चाहिए। लेबनान, जहां पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकवादी जो एक दूसरा एक संगठन है, गिरोह है, वो लगातार इस बात को कह रहा है कि वो भी इजराइल हमास का साथ देता है और इजराइल के खिलाफ है, तो वहां पर ये हमला और बढ़ सकता है। लेबनान में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे। तेईस दिन बाद जंग कहां खड़ी है और आगे क्या रास्ता होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर खिवराज जहांगीर जुड़ रहे हैं। ये पश्चिम एशिया के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, विजिटिंग प्रोफेसर बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाइल अवध साहब जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पर मिडल ईस्ट के जो मामले हैं उन पे खासी इनकी नज़र रहती है। मैं सबसे पहले अवध साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या अब 23 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस में भी जो बात हो रही है, हमास ने इस जंग को 7 अक्टूबर को शुरू तो किया, लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहां अभी आप जाते देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ये समझते ये युद्ध है इजराइल का हमास से। ये झगड़ा है युद्ध का हमास का नहीं होता है। आपका वेस्ट बैंक में भी देखना पड़ेगा, जेरूसलम भी देखना पड़ेगा, कितना लोग इजराइल फोर्सेस मार दिया था और कितने लोग में डिटेन भी करा दिया। अभी तक
50 लोग अभी वो डिटेन कर रहा है, और पूरी पूरी गीतों बनाते, कोई बाहर नहीं जाते, इसलिए बहुत चेक करिए। बाकी जो गाजा के ऊपर चल रहा था, तो जब तक प्रधानमंत्री ने खुद बताया था, उसकी फेज 2 शुरू हो गया। और अगर आप ये सुनता, उसका स्टेटमेंट है और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, आप देखते तो रिलीजियस फेज भी गया। मतलब ये अभी बिल्कुल क्रिश्चियन, जो ईस्टर्न क्रिश्चियंस और मुस्लिम के साथ में उनकी अगेंस्ट भी किया था, जायोनिस्ट राइट एवेंजलिस्ट, उसके साथ में वो कर रहा है। इसलिए ये अभी बहुत खतरनाक है। अभी तक ये झगड़ा जो चल रहा है वो फलस्तीन के ऊपर, अभी तक वो बहुत नुकसान हो गया था ये फलस्तीनी के, और सिर्फ ये तो कंसंट्रेशन कैंप बम्बार्डमेंट चल रहा था, और उसके लिए जी अलावा कोई रुकना नहीं है। इसलिए ये हम लोग ये कहना चाहते, ये जो चल रहा था उसकी अभी तक खुद नेतन्याहू बता रहे कोई कोई निगोशिएशन भी चल रहा, वो उनके लिए एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर शायद हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एक बड़ा एक फैक्टर होगा इसमें, लेकिन डॉक्टर जहांगीर, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि इस वक्त इजराइल में जिस तरीके की स्थिति अभी बन रही है, एक प्रस्ताव आया है हमास की तरफ से कि अगर आप हमारे लोगों को छोड़ेंगे तो हम जो वहां पर बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं, उनको छोड़ देंगे। उस पर क्या विचार हो रहा है? और जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा है कि ये लंबी जंग है, तो क्या उनका एंड गेम है? किस तरीके से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नेतन्याहू अपनी एक हारी हुई लड़ाई को दिखाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो काबू में है उनके। नेतन्याहू की मुश्किलें अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कल उनसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उन्होंने उसमें भी टाल मटोली करी। और उन्होंने परिवार जो बंधक वहां हैं उनके परिवारों से कल की मुलाकात में कहा कि हम हर भरसक कोशिश करके उनको छुड़ाएंगे। पर उनका छुड़ाना इसराइल के लिए नामुमकिन सा है। अव्वल तो कतर के जरिए जो 4-5 दिन पहले बात हो रही थी वो बात कहीं पहुंची नहीं, और बाद में एहसास हुआ कि कतर सिर्फ हमास को एक वक्त देने की कोशिश कर रहा था, तैयारी करने की। ये जो मांग है ना कि हमास ने अपने बंदी वापस मांगे हैं, ये मांग आज की नहीं है। आप 7 अक्टूबर की शाम इस्लामिक जिहाद की स्टेटमेंट देखें। उन्होंने तब कहा था कि हम अपने सारे बंदी वापस चाहते हैं अगर इसराइल को अपने लोग चाहिए तो। मेरे ख्याल से हमास की ये सोच शुरू से थी कि बंदी जितने ज्यादा मिल जाएं उतना अच्छा है, फिर हम सौदा करेंगे। पर इसराइल ने वो उनकी कोशिश नाकाम कर दी है। अब इसराइल की मांग ये है कि आप अगर सीज फायर चाहते हैं तो आप हमारे बंदी रिहा करें। तो जो गाजा में गुजर रही है लोगों पे, उसमें हमास का भी बहुत बुरा हाथ है। आप ये सोचिए, बिल्कुल। हमास आज उन बंदियों को देके सीज फायर नहीं करना चाहता, वो अपने लड़ाकों की फिक्र में है जो इसराइल की जेलों में बंद है। हम्म बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि इसको लेकर दो एक पहलू हैं। एक, किस तरीके से आप देखते हैं जो भारत का अभी तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइट रोप वॉक चल रहा है, फिलिस्तीन पर उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, टू नेशन थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। वहीं जो अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन हुआ, या जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें भारत ने एब्सटेन किया क्योंकि वो हमास को लेकर जिस तरीके से उसमें उसका मेंशन नहीं था, उसका समर्थन नहीं करना चाहते थे। तो भारत को लेकर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, क्या यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं इसमें नाकाम नहीं नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरीके का युद्ध विराम या कुछ भी शांति की जो एक पहल है वो शुरू नहीं कर पा रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, तो इसकी सफलताएं और नाकामयाबियां, ये दोनों जो इसके मेंबर मुल्क हैं उनकी सफलता और उनकी असफलता ही है। तो ये कहना कि संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो गया, ये सही नहीं है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि कई बड़ी शक्तियां जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं वो शायद फेल कर गए। मगर ये वक्त नहीं है कि हम गलतियां ठहराएं। इस समय जरूरी है कि हम एक समाधान की तरफ देखें, और ये समाधान होने के लिए ये जरूरी है कि हम उस बिंदु पे वापस जाएं जहां से झगड़ा शुरू हुआ। वो बिंदु था 7 अक्टूबर को, जब हमास ने एक टेरर स्ट्राइक करके 200 बंदी ले लिए,
उनकी रिहाई बहुत जरूरी है इस युद्ध को छोड़ रुकवाने के लिए। लेकिन उनकी रिहाई के बाद ये ये मामला नहीं सिर्फ उसी से नहीं खत्म होगा। ये भी जरूरी है कि इसका एक राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए, जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक्सेप्ट कर चुकी है। उसको एक टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये नहीं कि साहब आपने बात शुरू कर दी और वो कहीं मसला कहीं पहुंचा ही नहीं। और जहां तक हिंदुस्तान की इनकी स्थिति की बात है, मेरे ख्याल से तो बड़ी बड़ी ही बड़ा उचित स्टैंड इंडिया ने लिया, क्योंकि जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था उसमें जिसने आक्रमण किया और जिस पे आक्रमण हुआ, उन दोनों को एक ही तरह से देखा गया। हमास का उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो कहाँ से लड़ाई शुरू हुई? ये जरूरी है कि वो 50 साल का संघर्ष है, उसको भूला नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि ये जब एक बार ये बंधक रिहा कर दिए जाएं, फौरन उसके बाद सीज फायर होना चाहिए। और तो पैलेस्टीनियंस की उचित मांग है, उनमें से सबसे जरूरी है टू स्टेट सोल्यूशन, उस पे काम होना चाहिए। और चूंकि इसमें हमास के आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया, जो मेरे ख्याल से उचित चीज बात थी। अवाद साहब, ये जो आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आपने वेस्ट बैंक और की बात की, आपने जेरूसलम की बात की, वो एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वहां पर बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और आम जन मारा जा रहा है। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी गाजा पट्टी पर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या हमास की नहीं है? हमास ने जब ये हमला किया, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि इतना तगड़ा इजराइल की तरफ से इसका रिएक्शन होगा? और अभी भी जैसे डॉक्टर जहांगीर कह रहे हैं कि उनको चिंता अपने लोगों को छुड़ाने की है, ना कि जो वहां पर आम नागरिक हैं उसके बारे में बात करने की, उसके बारे में सोचने की। और डॉक्टर जहांगीर का दोस्त है, वो उनकी मालूम हो गए वहां पर रहने के लिए एक कम से कम 1500 आदमी है, वो जो डिटेन किया, ह्यूमन राइट वॉच भी किया था। ये लोग में कोई लोहा ही नहीं है किस चीज के लिए कब्जा किया था, उनके मालूम भी नहीं है। कोई एडवोकेट नहीं लगा सकते, कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये सारे लोग कहां से जाएंगे? गजा में जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पर वेस्ट बैंक के जेरूसलम वाले लोग के जो कब्जा किया था। अंकित, आजकल का जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, हम लोग उसकी वो ट्रैप नहीं फॉल करना चाहते। ये मेरा कहानी है। ये कहानी जो लोग कहते सिर्फ 7 अक्टूबर की बात आप सोचना, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते जब तक हमारे घर पे है रिफ्यूजीज, फलस्तीनी रिफ्यूजीज भी है, और सीरिया, लिबानन, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे लोग में जब तक इजराइल एक्सेप्ट नहीं करे 1948, जब तक उनकी फर्स्ट नकबा किया था फलस्तीन के ऊपर, उन्होंने पूरा देश में तोड़ दिया था और 1 मिलियन कम से कम 10 लाख आदमी के भगा दिया था बाहर, फलस्तीन के अंदर बाहर। और ये वो लोग सोच रहा था ये सिर्फ हम लोग हॉलोकॉस्ट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये भी हॉलोकॉस्ट फलस्तीनी के लिए। अगर इजराइल एक्सेप्ट करना चाहिए देन वी कैन फाइट, शांति, पीस, अमान आ जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये हम लोग ये कह रहे हैं, जो वॉर चल रहा और गाजा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द होल पैलेस्टाइन। डॉक्टर जहांगीर, अंत में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एंड गेम क्या है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो अभी चल रहा है इसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा हजारों में लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल में ऐसा हमला बहुत नहीं हुआ इससे पहले, वो भी सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 लाख लोगों को मार के इजराइल ये सोचेगा कि वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो जो क्या एक ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस हमले के बाद, हमास ने जो मौका दिया है उसको भुनाकर एक गाजा पट्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इजराइल के तो जो काम है उनको आप मतलब मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता और बहुत से लोग नहीं डिफेंड कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ऑक्यूपेशन का कायम रहना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल बात है। पर ये पेचीदगी जो आप एंड गेम की कह रहे हैं ना, उसमें 2 शर्तें होनी चाहिए। अंकित साहब देखिए, हमास ने 1993 और 95 में जब आया था तब से यासिर अराफात को गद्दार कहा था, इजरायलियों के साथ हाथ मिलाने और बातचीत करने के लिए।
हमास का जो फिलिस्तीन को लेके जो एजेंडा है वो बहुत धार्मिक एजेंडा है। वो धार्मिक एजेंडा दो स्टेट की मांग को नहीं मानता। तो हमास का भी इस एंड गेम के न होने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अबू माजन जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने आप में बहुत नाकाम नेता रहे हैं। उनको जितना राजनीतिक और आर्थिक सपोर्ट दुनिया का मिला है यासिर अराफात के गुजरने के बाद, उसको उन्होंने अपने करप्शन और अपने डार्कोनियन ऑटोक्रेटिक सिस्टम में बिल्कुल बर्बाद किया है। तो फिलिस्तीन की जो त्रासदी है ना, उस त्रासदी में सिर्फ इजराइल का ही हाथ हो ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों के नेताओं ने उनका ज्यादा नुकसान किया है, अगर आप देखें पिछले 20 सालों में। पर मैं एक और बात पे आता हूं। जी। जैसे अवध साहब ने कहा कि 1948 से ये बात शुरू होनी चाहिए। देखिए, उसमें जब बात 1948 से जब शुरू होगी ना, तो ये भी देखा जाएगा कि अरब देशों ने दो स्टेट की मांग को उस समय नहीं माना था। यूएन रेजोल्यूशन का उन्होंने बिल्कुल बॉयकॉट किया था और कहा था कि हम लड़के यहूदियों से जमीन वापस लेंगे। 1948 से लेकर से 1967 तक तो ये जमीनें अरबों के कब्जे में थी। गाजा इजिप्ट के कब्जे में था, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कब्जे में था। इजराइल का कब्जा इन पे 1968 से होता है, ना कि 1948 से। बिल्कुल तो अरबों बिल्कुल। की और जो यही है कि आपको हिस्ट्री की थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा और ये बात भी समझनी होगी कि अभी कैसे चीजें परिप्रेक्ष्य में बदली हैं, क्योंकि इस लड़ाई में कोई भी साइड खड़ा होकर कम से कम ये नहीं कह सकता कि उनकी तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं या उनके हाथ खून से रंगे नहीं हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है।